हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी फरीदाबाद में है और फरीदाबाद में हमारे साथ हैं पूर्वांचलियों का नेता, समाज सेवी या फिर ये कह लीजिए कि कृषि प्रेमी, कृषि का काम करने वाले किसान के पुत्र। और किसान के पुत्र इसलिए कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये जहां रहते हैं वहां किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी गांव के फीलिंग को इन्होंने यहाँ पे दर्शाया है। ना केवल गांव के फीलिंग को बल्कि एक किसान के जरिए, किसान के गुण के जरिए इन्होंने जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीते साल मुगल गार्डन का नाम बदल के अमृत उद्यान कर दिया, इन्होंने भी यहाँ पे एक छोटा सा अमृत उद्यान लगाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले हॉट सब्जेक्ट है अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो प्रचंड जीत मिली है बीजेपी को, उस जीत के पीछे का क्या रहस्य है? आखिर इतना बड़ा मार्जिन कैसे बीजेपी ने प्राप्त किया है? क्या क्या उन्होंने अलग से किया है? आरएसएस ने क्या भूमिका निभाई? बीजेपी कार्यकर्ताओं ने क्या भूमिका निभाई? और जिस प्रकार से कहते हैं कि मोदी जी का जो एक मंत्र है, पहले मतदान फिर जलपान, क्या इसके कारण ऐसा हुआ? चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में। बताएं, अभी जो दिल्ली चुनाव हुआ है और वो जो रिजल्ट आया है, क्या आपने ये उम्मीद की थी इतना प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली की जनता बीजेपी को लाएगी? दर्शकों को नमस्कार। आरसी चौधरी का। नीरज जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया है। ये उम्मीद से जो उम्मीद से ज्यादा जो एक स्लोगन है, उम्मीद से ज्यादा। और आप एक बात देखें कि केजरीवाल जी, जिनके ऊपर लोगों का अटूट विश्वास हो गया था कि राजनीति को ये बदल के रख देंगे, और वो केजरीवाल खुद जो दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते थे, उनकी सरकार खुद भ्रष्टाचार में खत्म हो जाए, ये बहुत दुखद अंत है। इसकी कल्पना हम लोग कभी नहीं किए थे। और इस समय भी ये बातें नहीं थी कि यहाँ की पब्लिक इतनी ज़्यादा तादाद में बीजेपी के पक्ष में वोट देगी। और इनके जो ये लोक लुभावन बातें 10 साल तक करते रहे, तो उसका हर्ष यही होना था, और आप लोगों ने देखा कि वही हर्ष हो गया। बिल्कुल फ्री की जो स्कीम थी, केजरीवाल के फ्री की स्कीम का तोड़ बीजेपी ने भी फ्री के स्कीम से ही दिया और जनता को ये महसूस कराया कि अगर आप फ्री ही चाहते हो तो लो, फ्री में ही रहो। और जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा कि जो भी जनहित में जारी योजनाएं पहले से चल रहे हैं वो कोई बंद नहीं किए जाएंगे। उसके अलावा महिलाओं को 2500 रुपए, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, और साल में 2 गैस सिलेंडर फ्री। यहां तक तो सही था। यहां तक आने के बाद, घोषणा पत्र जारी करने के बाद लग रहा था कि 30-32 सीटें बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने नया वित्त वर्ष में बजट पेश किया और उस बजट में 12 लाख रुपए का फ्री का जो आईटीआर तोहफा दिया है, उसने मुझे लगता है कि सोने पे सुहागा कर दिया और छौंका लगा दिया। बहुत बड़ी तड़का सीतारमण जी ने लगवाई और इसका फल बीजेपी को मिला। वो देखने में साफ दिख रहा है कि वो जो तड़का था, बिल्कुल आपने सही शब्द यूज किया है, वो तड़का जो लगा, उसका सुगंध ऐसे फैला कि चारों तरफ से वोट की बरसात हो। बिल्कुल भगवामय हो गया है दिल्ली, भगवामय हो गया। जो एक बीजेपी का नारा था, भारत में भगवा लहराएंगे, फिर से भारत में भगवा लहराएंगे, वो भगवामय दिल्ली हो गया है। अगर आप दिल्ली के नक्शा को देखेंगे तो छिट फूट, जो एक कहते हैं कि भगवा के बीच में नीला नीला बिंदी कहीं कहीं दिखाई देता है, वो एक खूबसूरत दृश्य दिल्ली के नक्शे का बनता हुआ दिख रहा है। एक सवाल है, उसके बाद हम लोग खेती किसानी पे भी आएंगे, आपके उद्यान को भी दिखाएंगे। हमारे अभिषेक कैमरा से हम कहेंगे कि वो उद्यान में फूल और सब्जी और अलग अलग चीजों को भी दिखाएंगे। एक सवाल है लोगों के जहन में, ये जानना लोग चाह रहे हैं अब कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा? आपका जो प्रिडिक्शन होता है, हरियाणा चुनाव में चाहे मुख्यमंत्री तो पहले से थे ही, लेकिन सीटों का आंकड़ा आपने दिया, लगभग सटीक हुआ। लोकसभा चुनाव में आपने सीटों का आंकड़ा दिया, लगभग सटीक हुआ। महाराष्ट्र में, झारखंड में हालांकि बीजेपी नहीं अच्छा कर पाई, लेकिन जो आपका एक
ये प्रिडिक्शन होता है वो लगभग सही साबित होता है। आपका प्रिडिक्शन क्या कह रहा है? दिल्ली में मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए और किस पर बीजेपी अपना विश्वास जताएगी? देखिए, आपने जो बातें छेड़ी कि हरियाणा का हो या चाहे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का जी, या जी। महाराष्ट्र का, मैं समाज से जुड़ा हुआ हूँ और आपको पता ही है कि सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या समाज के लोगों से हम संपर्क में रहते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि भाई क्या माहौल है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों का उद्देश्य क्या है, और उस बेसिस पे हम उस आधार पे अपनी मंतव्य देते हैं, अपनी बातें कहते हैं कि ये उम्मीद है और करीब करीब हमारे हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए, और वही हुआ। अब हरियाणा के ले लें, मैं ये कहा था कि अगर कांग्रेस एकजुट रहती है तो कोई उसे हरा नहीं पाएगा, कांग्रेस की सरकार आनी है। लेकिन अगर हुड्डा की अपनी गुट होगी, शैलजा की अपनी गुट होगी और जो सुरजेवाला हैं उनके अपने गुट लेकर के चलेंगे, तो निश्चित रूप से ये बीजेपी को आमंत्रित करेंगे कि भैया आ जाओ, आप सरकार आप बना लो, और वही हुआ, आपने देखा ही। बिल्कुल वही हुआ वहाँ तो पे। मेरा निष्कर्ष इस बेस पे रहता है कि जो माहौल बन रहा है वो माहौल क्या है, उस पे हम आपको अपनी जो भी है उस बिल्कुल, और जानकारी जो देते हैं। असल में लोग होता है, जब आप लोगों से मिलते हैं, ग्रास रूट के लोगों से मिलते हैं, सिर्फ बड़े बड़े लोगों से, नेताओं से मिलने से तो होता है बीजेपी वाले से मिल रहे हैं, उनको लगता है मैं ही जीत रहा हूँ, कांग्रेस वाले से मिल रहा है, वो उन्हें लगता है कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जब दोनों निष्पक्ष लोगों से आप मिलते हैं, आम जनता से मिलते हैं, और उनका जो निचोड़ निकल के आता है, वो निचोड़ जो होता है वो सटीक जाके बैठ जाता है। अभी 5 तारीख को शाम में सारे सर्वे एजेंसी वाले जो बड़े बड़े थे, उन्होंने अपना टीवी पे डिबेट में सर्वे जारी करने से पहले ये कह के अपना सर्वे रोक दिया कि मैं एक बार फिर से रीचेक करवा लेता हूं। आपने देखा, मैं एक्सेस इंडिया के प्रदीप गुप्ता जी कह रहे थे बस हम आने वाला है, आप सबका सुन लीजिए, 10 मिनट में हमारा भी सर्वे हम जारी करेंगे। लेकिन जैसे देखा 4-5 लोगों ने, जो एजेंसी ने दिया बीजेपी बहुमत पे, प्रदीप गुप्ता जी नमस्कार करके वहां से उठ गए, और उन्होंने एक दिन बाद 6 तारीख को शाम में उन्होंने चाणक्य टुडे, जो कि मोस्ट फेवरेट माना जाता था, हालांकि 1-2 बार वो भी गलत हुए, माफी भी मांगना पड़ा पिछले बार उनको, लेकिन उन्होंने भी अपने सर्वे को एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया, और एक दिन का और होमवर्क करने के बाद उन्होंने सर्वे दिया। और हालांकि वो सर्वे भी लगभग सभी का सर्वे जो है ठीक ठाक है, 1-2 एजेंसी को छोड़ के। अब जो लास्ट सवाल हमारा रह गया कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन, किसके सर ताज सजना चाहिए? देखें, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचलों की बखान की, पूर्वांचल की बातें रखी, चाहे गंगा मैया हो, चाहे खुद अपने आप को पूर्वांचली सांसद के रूप में प्रस्तुत करने का बिल्कुल बिल्कुल आप आशय समझ जाएं, और आगे आने वाले जो बिहार का इलेक्शन है उस संदर्भ में देखना पड़ेगा आपको, तो आपको मंतव्य प्रधानमंत्री जी का समझ में आ जाएगा इशारा उन्होंने क्या होने जा रहा है और क्या होगा। यमुना मैया का आशीर्वाद, छठ पूजा को लेके, जिस प्रकार हम लोग यमुना मैया का पूजा करते हैं, पूर्वांचल के लोग यमुना में जाते हैं, और प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कम से कम 12 बार यमुना मैया की जय के नारे लगाए। जिस प्रकार से उन्होंने पूर्वांचल के सांसद होने पे गर्व महसूस कराया, तो ये संकेत आप मान रहे हैं कि कोई पूर्वांचल का चेहरा मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हो सकता है और मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जा सकता है। बिल्कुल, मेरा मंतव्य यही था जो आपने खुद कहा, और उसी के तरफ इशारा मैं किया था, और इस उसके साथ में विश्लेषण के साथ में कि प्रधानमंत्री जी खुद इसके लिए उन्होंने इशारा दिया है। वो जल्दी इशारा नहीं देते, और जो थोड़े बहुत इशारा देते हैं उसको आप लोग अच्छी तरह समझते हैं कि उनका इशारा क्या है। बिल्कुल, ये इशारा है। दूसरा, हर कोई जानते हैं कि पंजाब से और हरियाणा से जाट शायद नाराज हैं, तो क्या उनको खुश करने के लिए, और जिस प्रकार से हमारे परवेज वर्मा जी ने मुख्यमंत्री को डिफीट दिया है, तो वहां पे भी दांव खेला जा सकता है। लग रहा है आपको परवेज वर्मा को भी चांस मिलना चाहिए, मिल सकता है, नहीं मिल सकता है? देखिए, उनके जहां तक सीट है, जिस तरह से उन्होंने केजरीवाल जी को हराया है, उस हिसाब से अगर देखें तो ये गणित आपका ठीक है। लेकिन आप दिल्ली आज अगर कहीं भी
चले जाएं तो पूर्वांचलियों का ही एक छत्र कहा जाए तो वो उनका वोट है। बिल्कुल, अब उस 25-30%, वोट 30% लगभग वोट पूर्वांचलियों का है। इसके अलावा पूर्वांचली मतलब बिल्कुल जो पूर्वांचली भाषा को अभी भी अपना भाषा मानते हैं वो 25-30% है। लेकिन अगर आप उसे जाति में पिरो के देखते हैं तो वो सीधा जात के चला जाता है 40 से 45%, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को दिल्ली का मानने लगे हैं। उनको मीडिया वाले पूर्वांचली नहीं मानते, लेकिन हमारे अनुसार 40% लगभग पूर्वांचली लोग दिल्ली में रहते हैं। अब मैं आपको एक बात छोटी सी बताऊं, जब शीला दीक्षित जी थी जी यहाँ के मुख्यमंत्री, तो उनसे हमने आग्रह किया था, मावलंकर हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था, भोजपुरी अवधी जो समाज है, तो हमने कहा कि मिथिलांचल का ये आप यहाँ पे मिथिलांचल को आप मान्यता दें और यहाँ पे वो आयोग बनाएं, मिथिलांचल अकादमी की स्थापना। तो मिथिलांचल के जो बातें हुई तो उसके साथ में वो कहने लगी कि भाई यहाँ की संख्या आप क्या समझते हो। तो मैं उनको कहा था कि मैडम यहाँ की संख्या हमारे हिसाब से 30 से 35% केवल भोजपुरी लोगों का और मैथिली लोगों का है। बिल्कुल। तो वो मानने के लिए उस समय तैयार नहीं हुई, लेकिन हमने कहा कि मैडम ये आप सर्वे करवाएं, आपके फायदे के लिए है। यहाँ जितने भी कॉलोनियां हैं वहाँ 60% से लेकर के 80% तक केवल भोजपुरी और मैथिली लोग बसते हैं। बिल्कुल, इस आधार पे 6 महीने के बाद में उनका फोन आया कि आपका आकलन सही था, हमने एजेंसी से मदद ली है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल सटीक है, बल्कि उसमें थोड़े बहुत ही गड़बड़ हो सकता है, तो आप मेरे साथ राजनीति में मेरे साथ रहें। तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती किया था कि मैं राजनीति का आदमी। चलिए, आपने शीला दीक्षित का नाम लिया, कल शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी काफी खुश नजर आए। हालांकि वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन केजरीवाल को चुनाव हराने में उनकी बड़ी भूमिका रही। जिस प्रकार से करीब 4500 वोट से बीजेपी जीती और 4000 समथिंग वोट उन्होंने मिलाया है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बीजेपी के जीत में, केजरीवाल के हार में जो हवन था उसमें एक आहुति उन्होंने भी अपनी तरफ से अपनी मां के नाम दिया है। नीरज जी, आपको मैं बार बार कहता रहा कि अरविंद केजरीवाल जी केवल कांग्रेसी वोट काट करके उन्होंने यहाँ सरकार अपनी बनाई। दूसरी तरफ पंजाब चले जाएं तो वहाँ भी उनकी स्थिति वही है। अगर उन्होंने गुजरात में कुछ सीटें ली तो कांग्रेसी वोट काट करके, तो वो, और मैं आपको पीछे भी बताया था कि अगर 5 से 7% वोट अगर ये कांग्रेस वाले इनसे काट लेते हैं तो उसी में इनका सिमट जाएंगे, ये सिमट जाएंगे और इनकी सरकार आराम से गिर जाएगी। और वही बातें हुई है। बिल्कुल। आपने देखा ही है कि कितने वोट उन्होंने काटा है, और उनका उद्देश्य भी कांग्रेस वालों का यही था कि ये जो हमारी सरकार गिरा करके और ये जो ले गए थे अपने तरफ वोटर को, खुद जीते ना जीते, एक बार उन्होंने, कांग्रेस का इस बार ये मिशन था कहीं ना कहीं, मुझे भी लग रहा है कि केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करें, चाहे बीजेपी सत्ता में आ जाए, लेकिन केजरीवाल को बेदखल करने में कांग्रेस की भी भूमिका रही, इसमें कोई संदेह नहीं। बीजेपी वाले माने ना माने, लेकिन पर्दे के पीछे वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। माने ना माने बात ही नहीं है। आप वोट प्रतिशत देख लें। बिल्कुल। और कांग्रेस के जो टोटल वोट मिला है वो अगर फिर से कांग्रेस से थोड़ा वो उसको जोड़ दें फिर से इनके आम आदमी पार्टी के लिए, हाँ, तो देखेंगे हो जाता है फिर वही हो जाता है कि नहीं, फिर उन्हीं की सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की। बिल्कुल। तो आप दर्शकों ने देखा कि किस प्रकार से सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में होगा, जो जहन में, उन सारे सवालों का जवाब चौधरी साहब ने दे दिया है। और ऐसे तमाम सवालों के जवाब के लिए आप तमाम दर्शक मोबाइल न्यूज़ 24 को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद चौधरी साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।